हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे एंड एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट किया था, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी बचा है 5.8 तक एंड उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो आपको दोनों ही वीडियो कंटिन्यूशन में देखनी है एंड पार्ट 1 पहले देखना है, ठीक है। एंड समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमें क्या देके रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular। बोला जा रहा है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड इंटरसेक्ट करने के बाद जो उनके बीच में एंगल बन रहा है, अगर वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या कहेंगे, हम उन लाइंस को परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस चैप्टर में दो चीजें पढ़ी थी, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज मान लीजिए L है, ये M है, ये दो लाइंस है एंड ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, जहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोल देंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देंगे, ठीक है। ये चीज हमने किस में पढ़ी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस में पढ़ी थी। अगर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस। जो एक दूसरे के पैरेलल है, कभी भी मीट नहीं करेंगी, उन्हें हम क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है, ए पैरेलल बी। ये जो मार्क है ये किसका मार्क है, पैरेलल साइन का मार्क है, ठीक है। आए समझ में? अब यहाँ पर इस चैप्टर में एक और नई चीज दे के रखी हुई है, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोला जा रहा है? दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी तो इंटरसेक्ट की बात करी गई थी, यहाँ पर भी, तो दोनों सेम कैसे हो गया? एक को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला गया है एंड एक को परपेंडिकुलर। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बोला गया था कि दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, मतलब कॉमन पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करें, लेकिन इंटरसेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए राइट एंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड दोनों लाइंस जो है वो इस पॉइंट पे मीट भी कर रही है, ठीक है। आए समझ में? एंड मीट करने के बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल भी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर इस लाइन को हम नाम दे दें L, इस लाइन को हम M नाम दे दें, तो हम बोलेंगे L परपेंडिकुलर है किसके, M के, ठीक है। इतना आया समझ में? एक बार फिर से डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, ठीक है, then the lines are said to be perpendicular। तब हम लाइंस को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। If a line AB is perpendicular to CD, we write AB perpendicular CD। बोला जा रहा है अगर AB लाइन CD के परपेंडिकुलर है, AB लाइन हम क्या मान रहे हैं, ये क्या है, A और B लाइन, और ये क्या है, C और D लाइन। अगर AB लाइन CD के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो
हम क्या बोलेंगे, इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी वी राइट ए बी परपेंडिकुलर सी डी। तो हम लिखेंगे कैसे इसे, अगर ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो ऑफकोर्स ए बी जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, तो हम इसे लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ये जो मार्क रहता है ये किसका मार्क रहता है, परपेंडिकुलर का। ये जो मार्क रहता है ये किसका रहता है, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, थिंक डिस्कस एंड राइट। इफ ए बी परपेंडिकुलर सी डी देन शुड वी से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी ऑल्सो। बोला जा रहा है अगर ए बी लाइन जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी परपेंडिकुलर ए बी। क्या हम बोल सकते हैं कि सी डी भी ए बी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, क्योंकि चारों तरफ ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है तो सी डी भी ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। आया समझ में, आया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, परपेंडिकुलर्स अराउंड अस। बोला जा रहा है कि हमारे आसपास हम परपेंडिकुलर लाइंस के या परपेंडिकुलर्स के एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू फॉर परपेंडिकुलर लाइंस और लाइन सेगमेंट्स। वही चीज बोली जा रही है कि आप प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख भी सकते हो और दे भी सकते हो, वो भी परपेंडिकुलर लाइंस के, जिन्हें हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, द इंग्लिश अल्फाबेट टी इज वन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें देके भी रखा हुआ है, जैसे कि टी की बात करें, ये क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, परपेंडिकुलर लाइन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये दोनों ही लाइंस, इसको अगर हम L मान लें, इसको हम M मान लें, तो दोनों ही जो लाइंस हैं, जो दोनों ही लाइंस जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, एंड इंटरसेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, वो है यहाँ पे राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो टी क्या है, एग्जाम्पल है परपेंडिकुलर लाइंस का। ठीक है, आया समझ में। फिर पूछा जा रहा है इज देयर एनी अदर अल्फाबेट विच इलस्ट्रेट परपेंडिकुलरिटी। हमसे बोला जा रहा है एक अल्फाबेट तो इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, टी है, मतलब एक अल्फाबेट हमने टी निकाल लिया। क्या और कोई अल्फाबेट है, बिल्कुल है, जैसे कि आप बोल सकते हो आई। अगर आप आई को देखोगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, राइट एंगल फॉर्म कर रही है। मतलब अगर हम इस दो लाइन को लें, अगर हम सिर्फ ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन ले रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें दिख रही है, क्योंकि एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आया समझ में। दो लाइंस एक दूसरे को मीट भी कर रही हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट भी दिख रहा है एंड जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, एल का एग्जांपल ले सकते हैं। किसका एग्जांपल ले लिया हमने, एल का एग्जांपल ले लिया। अगर हम यहाँ पे इसको मान लें एम और इस लाइन को मान लें एन, तो आप देख सकते हो दोनों ही लाइन से एक दूसरे को यहाँ पे मीट कर रही है एंड यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अगेन क्या है, अगेन ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री का एंगल, मतलब राइट एंगल। तो मतलब एल जो है अल्फाबेट वो भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। ठीक है, आया समझ में। कंसिडर द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड आर द एजेस परपेंडिकुलर। हमसे बोला जा रहा है अगर हम पोस्ट कार्ड की बात करें, पोस्ट कार्ड की बात करें तो पोस्ट कार्ड का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो हमसे बोला जा रहा है अगर हम पोस्ट कार्ड की एजेस को देखें, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइड्स को देखें, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हो अगर हम ये वाली एज एंड ये वाली एज ले लें तो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही अगर हम ये वाली एज देखें एंड ये वाली एज देखें तो आप यहाँ पर भी देख पाओगे कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली एज एंड ये वाली एज देखें तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे
90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ये वाली एज एंड ये वाली एज हम देखें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पोस्ट कार्ड की जो एजेस रहती है वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट। बोला जा रहा है कि हम क्या लेट कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मेक इट्स मिड पॉइंट एज एम, बोला जा रहा है कि उसका मिड पॉइंट हमें क्या बनाना है, एम बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी के बिल्कुल बीच में एम पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। मिड पॉइंट क्या होता है, जो एक लाइन के दो इक्वल पार्ट्स कर दे। तो आप देख सकते हो ए बी एक लाइन है, तो एम को जैसे ही मिड पॉइंट बनाया तो ए एम और एम बी दो इक्वल पार्ट्स में ए बी लाइन क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। आया समझ में, हाफ पार्ट इस साइड है, हाफ पार्ट इस साइड है, ए एम और एम बी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर बोला जा रहा है लेट एम एन बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू एम। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एम एन लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो भी ए बी लाइन सेगमेंट के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एम एन लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है, डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जो एम एन लाइन आपको दिख रही है क्या वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो बिल्कुल कर रही है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। एम जैसे कि मिड पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो वो ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। एंड एम एन क्या है, एम एन परपेंडिकुलर लाइन है जो कि ए बी पर बनी हुई है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं एम एन परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो अगर एम एन परपेंडिकुलर ए बी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल एन एम ए ये वाला जो एंगल है एंड एन एम बी ये वाला जो एंगल है, दोनों ही क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, मतलब राइट एंगल है, दोनों ही क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए एम एन इज इक्वल टू एंगल बी एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है एंड 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा था डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है एम एन बाइसेक्ट ए बी। बोला जा रहा है जो एम एन है, यहाँ पर जो एम एन दिख रही है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो भी ए बी लाइन को। तो आप देख सकते हो ए बी लाइन का मिड पॉइंट एम है, इसलिए दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो ही रहे हैं, साथ में एम एन ए बी के परपेंडिकुलर है, और ये जो एम पॉइंट है जो कि एन और एम दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं एंड उसी से, इसी पूरी लाइन से ये जो ए बी लाइन है वो टच हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगेन ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, ठीक है। आया समझ में? बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो एम एन लाइन है वो ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद दैट इज डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे मतलब भी देके रखा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एम एन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को, दैट इज डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। जो अभी मैं आपको बोल ही रही थी कि एम एन की वजह से जो ए बी लाइन है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। और एम एन की बात करें तो वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। सो वी से दैट एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली बात एम एन जो है, एम एन लाइन ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना एक ही बात है, ठीक है। एंड साथ में हम क्या देख पा रहे हैं, एम एन जो है
वो ए बी की परपेंडिकुलर लाइन है, एम एन परपेंडिकुलर ए बी भी है, और एम एन जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, मतलब बाइसेक्टर भी है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आया समझ में? एक बार फिर से पॉइंट्स देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट हमसे बोला जा रहा है एम एन बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। एम एन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, वो भी दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है एम एन is perpendicular to AB। एम एन जो है वो बाइसेक्ट भी कर रही है ए बी को, एम एन जो है परपेंडिकुलर भी है। तो दोनों पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें तो हमें समझ में आ रहा है कि एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद क्या देके रखा है, यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर। अब इसे कंस्ट्रक्ट करना आप बाद में सीखेंगे, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया? समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 5.5 दे के रखी हुई है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखी है, तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस का यहाँ पे एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या दे के रखा हुआ है, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। आपने टेबल टॉप देखा होगा, तो उसकी जो एडजेसेंट एजेस रहती है, सबसे पहले टेबल टॉप कुछ रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, जिनकी हम एडजेसेंट एजेस की बात करें, एडजेसेंट एजेस क्या होंगी, एक के साथ जुड़ी रहती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों क्या है, एक दूसरे की एडजेसेंट एजेस है, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है हमें कॉमन पॉइंट। क्या मिल रहा है, कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट एजेस हो जाएंगी। तो क्या बोला जा रहा है कि द एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप। तो अगर हम एडजेसेंट एजेस को देखें तो ये क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, कॉमन पॉइंट भी हमें मिल रहा है, एंड इंटरसेक्ट करने के बाद 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, मतलब राइट एंगल मिल रहा है। तो बिल्कुल जो एडजेसेंट एजेस होती है टेबल टॉप का, वो परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करते हैं तो वो लाइंस कैसी रहती हैं, ऐसी रहती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेलवे लाइंस की, आपको पता है रेलवे लाइंस पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था, ठीक है। तो जब लाइंस पैरेलल है मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, इसीलिए पैरेलल है। तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल कैसे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट अ मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। अब एल की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये क्या है, ये लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट है। तो यहाँ पर आप देखोगे दो लाइंस इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एंड जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, वो है राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। और राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मॉडल फॉर
परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द लेटर वी। तो अगर हम वी लेटर की बात करते हैं, ऐसे बनता है वी लेटर। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आप देख पाओगे ये क्या है, एक्यूट एंगल है। इंटरसेक्ट तो हो रही है दो लाइन, हमें कॉमन पॉइंट भी मिल रहा है, लेकिन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल होता तो लाइन ऐसी बनी होती, स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन ऐसे जा रही है, मतलब 90 डिग्री से कम बता रही है, तो मतलब ये राइट एंगल हो ही नहीं सकता। अब राइट एंगल नहीं है तो मतलब लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉट अ मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, स्टडी द डायग्राम दिस द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। बोला जा रहा है कि इस डायग्राम को हमें पढ़ना है, एंड बोला जा रहा है ये जो लाइन आपको दिख रही है जिसको एल नाम देके रखा है, एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है जिसको एम नाम देके रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब राइट एंगल फॉर्म कर रही है। आप देख सकते हो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड जो एंगल फॉर्म हो रहा है बिल्कुल राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, आया इतना समझ में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इज सीई इज इक्वल टू ईजी। क्या सीई जो है वो ईजी के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी एंड जी एस, चारों में ही एक एक यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, चारों को हम इक्वल मान लेंगे। यहाँ पर लिख भी देते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो हमसे पूछा जा रहा है क्या CE इज इक्वल टू EG है। तो अगर हम CE को ध्यान से देखें एंड EG को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा CE जो है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या CE जो है वो EG के इक्वल है। तो अगर हम सिर्फ CE को देख रहे हैं तो CE कैसे लाइन फॉर्म हो रही है, जो CE लाइन है कैसे फॉर्म हो रही है, CD प्लस DE करके। CD प्लस DE करेंगे तब जाके पूरी CE लाइन बन जाएगी। जब हम CD प्लस DE करेंगे तब जाके पूरी CE लाइन बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में। ऐसे जब हम EG की बात कर रहे हैं, जब हम EF प्लस FG करेंगे तब जाके पूरी EG लाइन बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो अगर हम CD की बात करें, CD इज इक्वल टू 1 यूनिट प्लस अगर हम DE की बात करें तो DE भी किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, ऐसे अगर हम EF की बात करें, EF भी किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। एंड FG की बात करें, FG भी किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 करेंगे, अगेन आंसर क्या आएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। आप देख सकते हो दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, CE और EG भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डज PE बाइसेक्ट CG। अब बोला जा रहा है जो PE है, PE क्या है, P पॉइंट यहाँ पे है, E पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो जो PE है क्या वो CG को बाइसेक्ट कर रही है, CG कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो PE जो है वो CG के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही होती तो मतलब CE इज इक्वल टू EG होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने देख ही लिया है CE इज इक्वल टू EG है, तो इसका मतलब क्या है, PE बाइसेक्ट कर रही है CG को। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये तो सबसे पहले हमने A वाला सॉल्व किया, और अगर हम B वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे PE जो है वो परपेंडिकुलर है किसके,
वो परपेंडिकुलर है CG के। सो परपेंडिकुलर है CG के, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। एंड बाइसेक्टर है कि नहीं वो हमें बताना है, क्योंकि बाइसेक्ट का नाम पूछा है, परपेंडिकुलर का नहीं पूछा। परपेंडिकुलर तो हमें दिख रहा है, ठीक है। PE इज इक्वल टू सबसे पहले देखो ये इतना बोला है कि हमसे पूछा जा रहा है कि PE बाइसेक्ट कर रहा है क्या CG को, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया CE इज इक्वल टू EG होना चाहिए। हमें क्या दिख रहा है, PE जो है वो CG के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमने वो लिख दिया PE परपेंडिकुलर CG, इतना हमें पता है, ठीक है। तो लेकिन हमसे पूछा जा रहा है PE इफ PE बाइसेक्ट CG, अगर PE बाइसेक्ट कर रहा होता CG को तो यहाँ पर क्या होता, CE जो है वो किसके इक्वल होता, EG के इक्वल होता। तो हमने जस्ट अभी देखा है CE जो है EG के तो इक्वल है, 2 यूनिट्स हमने देखे ही है। यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2 यूनिट्स और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2 यूनिट्स। तो अगर CE इज इक्वल टू EG है तो इसका मतलब क्या है, PE बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है पूरी CG लाइन को, क्योंकि ये जो CG लाइन है वो CE प्लस EG से ही बनी है, इन दोनों लाइन से ही बनी है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी हम यस लिख देंगे। आगे समझ में, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। पूछा जा रहा है कि PE जो है वो CG लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगी, CE इज इक्वल टू EG हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि CE इज इक्वल टू EG है, तो मतलब हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे के रखिए कि PE बाइसेक्ट कर रही है लाइन CG को, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें क्या बताने हैं, 2 ऐसी लाइन सेगमेंट्स बतानी है जिनका PE क्या मिले, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखा है PE बाइसेक्ट CG, बाकी अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो दूसरा ये एग्जाम्पल ले सकते हो, PE जो है DF का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर तो आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, साथ में DE और EF दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो DF लाइन को आप देख सकते हो, ये जो PE है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, DE इज इक्वल टू EF, दोनों ही 1 यूनिट है, ठीक है। आए समझ में? तो एक हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम लिख देंगे DF, ठीक है। आगे समझ में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो PE परपेंडिकुलर DF, बट यहाँ पे बाइसेक्टर का नाम देके रखा है तो आप डायरेक्टली लाइन सेगमेंट्स का पूछा है तो DF भी लिख दोगे, चलेगा बिल्कुल, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स पूछी है तो डायरेक्टली हमने DF लिख दिया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल CG भी, यहाँ पर CF भी हो सकता है, ठीक है। CF नहीं, CG भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देके रखा था ना PE बाइसेक्ट CG, तो हम वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, CG लाइन सेगमेंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो PE जो है वो CG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, CG लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, आप यहाँ पे BH लाइन भी ले सकते हो, BH लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो। PE जो है वो BH लाइन सेगमेंट के भी परपेंडिकुलर है एंड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। कैसे, आप देख सकते हो BE और EH दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे, यहाँ पर भी 3 यूनिट्स, यहाँ पर भी 3 यूनिट्स, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, BH भी ले सकते हो, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं क्या बता रही थी आपको, CF भी बता रही थी, तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब उसके बाद आर दीज ट्रू हमसे पूछा जा रहा है, क्या ये सब ट्रू दे के रखे हैं। AC इज ग्रेटर देन FG, हमसे बोला जा रहा है AC जो है वो FG से ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे AC कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, एंड FG कहाँ है, यहाँ पे है। अगर आप AC पे देखोगे तो कितनी यूनिट्स है, 2 यूनिट्स, और FG की बात करें तो सिर्फ 1 यूनिट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि AC जो है FG से ग्रेटर है, तो यही चीज दे के रखिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, CD इज इक्वल टू
GH, तो CD की बात करें ये CD है एंड ये GH है, दोनों ये एक एक यूनिट है, तो मतलब बिल्कुल एक दूसरे की इक्वल है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है BC इज स्मॉलर देन EH, तो BC की बात करें तो BC क्या हो जाएगा, यहाँ पर B से लेकर C तक, B से लेकर C तक 1 यूनिट, एंड EH की बात करें E से लेकर H तक, E से लेकर H तक आप देख सकते हो 1 2 3 3 यूनिट्स है, एंड BC में सिर्फ 1 यूनिट है, इसका मतलब क्या है, BC स्मॉलर है EH के, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे के रखिए, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी बिल्कुल ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमें नया टॉपिक क्या दे के रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। क्या बोल जा रहा है, डू यू रिमेंबर अ पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। क्या आपको याद है पॉलीगॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पॉलीगॉन में लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सबसे पहले तो पॉलीगॉन की बात कर लेते हैं कि पॉलीगॉन होता क्या है, ठीक है। आपने वैसे नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद ही होगा, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे। पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है पॉलीगॉन जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है, आया समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है, वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं। सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर that do not intersect itself। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, आए समझ में। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन क्लोज्ड फिगर क्या होता है, वैसे तो नाम से भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर से एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लोज्ड फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे अ फिगर whose starting and ending point is सेम। ऐसा फिगर जिसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है, आए समझ में। सबसे पहले तो अगर हम फिगर की बात करें जिसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, तो मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आप देख सकते हो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके खत्म हो गया, ठीक है। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके खत्म हो जाए, तो आप देख सकते हो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके खत्म हो जाए, आप देख सकते हो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके खत्म हो गया। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अगर हम सिंपल क्लोज्ड फिगर की बात करें तो सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या है, अ क्लोज्ड फिगर दैट डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि खुद से इंटरसेक्ट ना हो। आपको ये तो पता ही है तीनों जो है वो क्या है, क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये आप देख सकते हो ये वाला जो क्लोज्ड फिगर है ये खुद से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है, सिर्फ ये दोनों ही सिंपल क्लोज्ड फिगर होंगी, ठीक है।
इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अगर हम पॉलीगॉन की बात करें यहाँ पे, तो बोला जा रहा है पॉलीगॉन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन सेगमेंट से बना हो। ये तो चलो सिंपल क्लोज्ड फिगर है ही नहीं, इन दोनों में से अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पर लाइन सेगमेंट से ये फिगर नहीं बना है, लेकिन ये वाला फिगर लाइन सेगमेंट से बना है। तो मतलब ये जो फिगर है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पॉलीगॉन बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, पॉलीगॉन बोल देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको इतना तो याद होगा कि लीस्ट या फिर मिनिमम कितनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए रहती हैं वो भी पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए रहती है कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट जब हम लेंगे 1 2 3 तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, और इससे भी कम लेने की अगर हम कोशिश करेंगे, सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट्स का यूज कर रहे हैं 1 2, तो आप देख सकते हो ओपन फिगर बन गया, यहाँ पे क्लोज फिगर तो बन ही नहीं रहा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। मतलब लीस्ट हमें एटलीस्ट 3 मिनिमम लाइन सेगमेंट्स की नीड होती है पॉलीगॉन बनाने के लिए, सिंपल क्लोज फिगर बनाने के लिए। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वी कैन गेट। हमसे बोला जा रहा है कि हमने ये तो देख लिया मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए रहती है एंड वो पॉलीगॉन क्या होगा, ट्राइंगल होगा, लेकिन हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल देखेंगे आगे। ठीक है, आया समझ में। जब तक आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फिलअप्स दे के रखे हैं, क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या बोला जा रहा है, अगर ट्राइंगल के सारे एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी साइड्स भी क्या होंगी, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, हमसे बोला जा रहा है, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि सारे एंगल्स इक्वल है। अगर सारे एंगल्स इक्वल है तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करके दे दिया गया है, अगर सारी साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, तो अगर सारी साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, आया समझ में। इफ ऑल द साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब उसके बाद क्या देके रखा है, ट्राइंगल विच हैव 2 इक्वल एंगल्स एंड 2 इक्वल साइड्स। क्या बोला जा रहा है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 इक्वल एंगल्स हों और 2 इक्वल साइड्स हों। ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स रहते हैं, लेकिन उनमें से 2 इक्वल एंगल्स एंड 2 इक्वल साइड्स हैं, तो क्या होगा, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, देन इट हैज 2 इक्वल एंगल्स, तो उसके 2 इक्वल एंगल्स भी होंगे। एंड इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अब अपोजिट करके दे दिया गया, अब साइड की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है एंगल्स की। अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, तो उसकी 2 साइड्स भी इक्वल होंगी। इट हैज 2 इक्वल साइड्स। ठीक है, आए समझ में। चलिए फिर उसके बाद ट्राइंगल्स इन विच नो 2 साइड्स आर इक्वल, बोला जा रहा है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी 2 साइड्स इक्वल नहीं है, मतलब सारी ही साइड्स अलग अलग है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, इफ नन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी एंगल ट्राइंगल का इक्वल नहीं है तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द 3 एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल। क्या बोला जा रहा है कि अगर 3 साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल है, मतलब तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
यहाँ पर हम लिख देंगे अनइक्वल। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स के बारे में दे के रखा है, वो भी साइड्स के बेस पर। ठीक है, आया समझ में? ट्राइंगल्स जो है हम उन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? साइड्स के बेस पे भी कर सकते हैं, एंगल्स के बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम साइड्स के बेस पे कर रहे हैं तो 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलीन ट्राइंगल। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्केलीन ट्राइंगल की, तो स्केलीन ट्राइंगल में क्या रहता है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। सारी ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स क्या रहते हैं स्केलीन ट्राइंगल में? अनइक्वल रहते हैं, मतलब अलग अलग लेंथ एंड मेजरमेंट के रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो उसमें क्या रहता है? 2 sides and 2 angles are equal। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो वो तो हम देख के ही समझ पा रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इक्वल की बात हो रही है तो मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या मिलेंगे हमें यहाँ पे? इक्वल मिलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलीन ट्राइंगल। क्या बोला जा रहा है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों अनइक्वल साइड्स हमें मिलेंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्केलीन ट्राइंगल बोलेंगे। अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, A triangle having 2 equal sides is called isosceles triangle। ऐसे ट्राइंगल जिनमें हमें 2 इक्वल साइड्स मिल रही हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे। A triangle having 3 equal sides are called इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल मिलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइड के बेस पे डेफिनेशन दे दी गई है, मैंने आपको एंगल के बेस पे भी बता दिया। ठीक है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, 3 साइड्स इक्वल है तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों साइड्स डिफरेंट है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, आया समझ में? क्लासीफाई ऑल द ट्राइंगल्स हुज साइड्स यू मेजर ऑफ अर्लियर यूजिंग 3 डेफिनेशंस। क्या बोला जा रहा है कि आप क्लासीफाई कर सकते हो, आपके बुक में ट्राइंगल्स दे के रखे हैं अलग अलग, तो इन डेफिनेशन के बेस पे आप ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना सा नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है? नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। अब एंगल्स के बेस पे यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स दे के रखे हैं। सबसे पहले बात हो रही है एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है? हर एक एंगल एक्यूट एंगल रहता है, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री से कम का रहता है। ठीक है, आया समझ में? हमें पता है ट्राइंगल में 3 एंगल्स रहते हैं, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम के होंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये जो ABC ट्राइंगल देके रखा है ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कैसे समझ में आ रहा है? सबसे पहले अगर हम एंगल B देखें तो ये बनता है राइट एंगल।
ये क्या बनता है, राइट एंगल बनता है, मतलब 90 डिग्री का। अब देख सकते हो ये वाली लाइन इस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो मतलब एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ऐसे ही अगर हम एंगल सी की बात करें, 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाइन जा रही है 90 डिग्री से कम की है, तो मतलब एंगल सी भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। फिर एंगल ए की बात करें तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसी जानी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन 90 डिग्री से कम है, मतलब तीनों ही एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ABC ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है, एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का रहता है, ठीक है, आया समझ में। चलिए, इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल, मतलब अगर एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हो, ट्राइंगल EFD। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो एंगल F है ये क्या है, ये बिल्कुल राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आप देख भी सकते हो। तो एक एंगल F हमें 90 डिग्री का मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है, तो मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल देके रखा है ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाया जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो अगर ट्राइंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल देंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो ये जो एंगल K है, अगर 90 डिग्री का होता बिल्कुल स्ट्रेट जाता, लेकिन आप देख सकते हो लाइन यहाँ पे है 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब एंगल K अगर 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, मोर देन है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा ही ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देखे रखा है, डू दिस, ट्राई टू ड्रॉ रफ स्केच ऑफ स्केलीन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि स्केलीन भी हो, मतलब सारी साइड्स अलग हो, एंगल्स भी अलग हो, और साथ में जो एंगल्स देके रखे हैं वो एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से कम के हो, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे ये ट्राइंगल, हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ये ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो सभी का मेजरमेंट आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, सभी का मेजरमेंट आपको क्या दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। इस साइड की बात करो, इस साइड की बात करो, इस साइड, तीनों ही साइड्स आपको अलग दिखेंगी, मतलब ये स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट की बात करें तो सारे एंगल्स भी अलग, मतलब क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम के होने चाहिए। तो अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC, तो आप ध्यान से देखेंगे एंगल B जो है 90 डिग्री का होता तो स्ट्रेट बनता, और 90 डिग्री से कम दिख रहा है हमें, आप देख सकते हो, तो मतलब एंगल बीट क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। एंगल C की बात करें, राइट एंगल होता, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनती 90 डिग्री, तो उससे हमें कम ही दिख रहा है, मतलब एंगल C भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एंगल A की, अगर स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट लाइन बनती, उससे कम हमें दिख रहा है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल है ये स्केलिन भी है, साथ में एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात कर ली, स्केलिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो इसका मतलब क्या, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होना चाहिए, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होना चाहिए, मतलब जो दो साइड्स हो वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसे समझ में आ रहा है, अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे दें
QR। तो सबसे पहले अगर आप एंगल Q देखोगे, अगर राइट एंगल होता तो बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन जाती, मतलब 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री बन जाता। आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री से भी ज़्यादा मोर देन दे के रखा है, मतलब एंगल Q क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। और स्केलिन की बात करें तो आपको QP एंड QR की मेजरमेंट इक्वल लग रही होगी, ठीक है। आया समझ में, ये जो साइड्स है PQ एंड QR वो इक्वल बनाई है, ठीक है। आया समझ में, तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमसे बोला जा रहा है अब हमें बनाना है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल होना चाहिए, मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, एंड साथ में आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आप ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल, तो आपको इसमें दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब एक एंगल जो है, अगर हम इसे नाम दे दें, अगर हम इस ट्राइंगल को नाम दे दें MNO, तो आपको दिख रहा होगा एंगल O जो है वो बिल्कुल राइट एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एंड साथ में ON एंड OM जो साइड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या लग रही हैं, इक्वल लग रही हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर दो साइड्स भी इक्वल आ गई, एंड एक जो एंगल है वो राइट एंगल भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स अलग होनी चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल बोला जा रहा है, मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए, अगेन 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर हम क्या नाम दे देंगे, XY Z। तो आप एंगल Y को देखोगे बिल्कुल परपेंडिकुलर बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें स्केलिन की, मतलब सारी साइड्स अलग होनी चाहिए, तो आपको XY YZ एंड XZ तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो अलग ही मिलेगा, लेंथ जो है वो अलग ही मिलेगी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिए हैं, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन फर्स्ट हमें देके रखा है, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल्स के टाइप बताने हैं। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। आप बताइए कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल होंगे जिसमें साइड जो है सारी अलग अलग आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब सारी साइड्स अलग दिख रही हैं, तो मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, ये हो सकता है स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल ABC में भी आपको सारी साइड्स अनइक्वल दिख रही हैं, तो यहाँ पर भी जो ट्राइंगल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल PQR, जिसमें बोला जा रहा है कि साइड PQ, QR एंड PR सारी ही सेम है, वो भी 5 सेंटीमीटर। अब सारी साइड सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है ट्राइंगल DEF में जो एंगल D है, मतलब एक एंगल हमें 90 डिग्री का देके रखा है। अब एक एंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल देके रखा है, तो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या देके रखा है, ट्राइंगल XYZ विथ मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री, XY इज इक्वल टू YZ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि XYZ एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री भी है एंड जो दो साइड्स है वो इक्वल भी है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, राइट एंगल्ड
आइसोसेलेस ट्राइंगल, या आप अलग अलग भी लिख सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, तब भी चलेगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एफ क्या बोल रहा है। जो ट्राइंगल एल एम एन है उसका जो मेजरमेंट है, एक क्या है 30 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, तीसरा क्या है 80 डिग्री। तीनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, तीनों जो एंगल्स दे के रखे हैं वो 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं, 30, 70 एंड 80। तो मतलब क्या है, ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। क्या है ये, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन थर्ड दे के रखा है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। बोला जा रहा है यहाँ पे अलग अलग ट्राइंगल्स दे के रखे हैं, तो हमें इन ट्राइंगल्स को नाम देना है, वो भी 2 अलग अलग तरीके से। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर एंगल्स का मेजरमेंट नहीं दे के रखा है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करके एंगल्स को जज करना है, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले फिगर को देख लें, आप अगर साइड्स को देखोगे यहाँ पर, तो साइड्स क्या है, यहाँ पर 2 साइड सेम देके रखी है। अब 2 साइड सेम देके रखी है तो मतलब क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऐसे मार्क भी दे के रखे हैं। यहाँ पर सिंगल मार्क है, लेकिन यहाँ पे 2-2 मार्क है, तो मतलब ये जो 2 साइड्स इक्वल है ना, इनके 2 एंगल्स भी इक्वल है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें 2 तरीके से ट्राइंगल को नाम देना है। पहले तो हमने साइड के बेस पे दे दिया, अब हम एंगल के बेस पे देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस एंगल को देखें, ये आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री होता तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता, 90 डिग्री से कम का है ये वाला एंगल। ये भी आप देख सकते हो 90 डिग्री होता तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ये वाला एंगल देखें, 90 डिग्री ऐसे स्ट्रेट बनता, ये भी 90 डिग्री से कम है। मतलब तीनों ही एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं, साइड के बेस पे अगर हम देखें, एक साइड 17 सेंटीमीटर है, दूसरी 15, तीसरी 8, तीनों ही साइड्स हमें अलग दिख रही हैं, तो मतलब ये क्या है, ये कौन सा ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम एंगल के बेस पे देखें तो आपको दिख रहा होगा एक एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बना हुआ है, मतलब राइट एंगल है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो ये एंड ये साइड, दोनों साइड्स क्या है, सेम मेजरमेंट की है, 7 एंड 7 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल देके रखा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर हम बात करते हैं एंगल बेस पे, तो आप देख सकते हो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा का बना हुआ है। 90 डिग्री होता तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बना होता, उससे ज़्यादा देके रखा है, तो मतलब ये जो एक एंगल है ये 90 डिग्री से ज़्यादा का है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस ट्राइंगल को एनालाइज करें, आप देख पाओगे दोनों ही क्या है, साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फिर अगर हम एंगल बेस पे देखें, आप देख सकते हो एक एंगल मतलब 90 डिग्री का है, राइट एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस ट्राइंगल की बात करें तो आप देख सकते हो तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर हम साइड बेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर अगर हम एंगल बेस की बात करें तो ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर 90 डिग्री होता तो बिल्कुल स्ट्रेट होता, 90 डिग्री से कम का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 90 डिग्री होता तो स्ट्रेट होता, लेकिन 90 डिग्री से कम का एंगल है। ये वाला भी 90 डिग्री से कम का एंगल है, तो इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इतना आया समझ में। अब ये जो लास्ट वाला दे के रखा है, ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइडेड फिगर, 4 साइड से जो फिगर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। एंड यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स का यूज होता है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इफ यू रिमेंबर इज अ पॉलीगॉन। हम क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन ही बोलते हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। आया समझ में। क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है पॉलीगॉन, ठीक है। मतलब पॉलीगॉन के सारे फीचर्स क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई होंगे। क्वाड्रिलेटरल सिंपल क्लोज फिगर भी होगा, क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट से भी बना होगा, ठीक है। आया समझ में। एंड क्या बोला जा रहा है, कितनी साइड्स होंगी इसमें, 4 साइडेड फिगर होना चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में। तो क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहां पर ये आपको दिख रहा होगा 4 साइडेड फिगर, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये आपको दिख रहा होगा 4 साइडेड फिगर, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये भी आपको 4 साइडेड फिगर दिख रहा होगा, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, समझ में आया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पे डू दिस दे के रखा है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, प्लेस अ पेयर ऑफ अनइक्वल स्टिक्स सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट्स जस्ट जॉइंड एट वन एंड। नाउ प्लेस अनदर सच पेयर मीटिंग द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट पेयर, व्हाट इज द फिगर क्लोज्ड। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि जो अनइक्वल स्टिक्स है हमें क्या करना है, उन्हें लेना है, सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट्स जॉइंड एट वन एंड। बोला क्या जा रहा है कि अनइक्वल स्टिक्स तो लेनी ही है, मतलब लेंथ जो है सारी स्टिक्स की अलग अलग होनी चाहिए, एंड हमें इन अनइक्वल स्टिक्स को ऐसे ज्वाइन करना है कि जो उनके एंड पॉइंट्स हो वो क्या करें, मीट करें, ठीक है, एक दूसरे को ज्वाइन करें।
देन उसके बाद नाउ प्लेस अनदर सच पेयर मीटिंग द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट पेयर। अब बोला जा रहा है ऐसे ही हमें सेम क्या करना है, एक और पेयर लेना है, वो भी अनइक्वल स्टिक्स का, एंड इन्हें भी ज्वाइन करके रखना है। व्हाट इज द फिगर इनक्लोज्ड, तो जो फिगर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ फिगर आएगा। क्या दिख रहा है हमें, अगर हम पहली साइड ए बी, पहला पेयर क्या ले लें, ए बी एंड बी सी, ये क्या है, इन दोनों का ही मेजरमेंट आप देख सकते हो, ए बी एंड बी सी का अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। एंड दोनों क्या होना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट से ज्वाइन है। ऐसे ही दूसरा पेयर हमने उठा लिया, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी एंड डी सी हो जाएगा दूसरा पेयर, ठीक है, दूसरा पेयर हो गया। ये अगेन क्या है, इनका मेजरमेंट भी अलग आपको दिखेगा, ये भी अनइक्वल स्टिक्स हैं, ठीक है, एंड दोनों ही ज्वाइन है, सभी को हमने एक दूसरे से ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर किसका मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पे किसका फिगर बन गया, यहाँ पे बन चुका है 4 साइडेड फिगर, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे हम बोल देंगे इसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पे क्या देके रखा है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल लाइक द वन यू सी हेयर, वही चीज बोल के रखिए कि क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ए बी बी सी एंड डैश डैश करके रखा हुआ है, हमसे बोला जा रहा है कि साइड्स बतानी है। तो अगर हम बात करें साइड्स की, तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 4 साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की, और साथ में बोला भी गया है, मैंने आपको बताया भी, 4 साइडेड फिगर है। साइड्स कौन सी है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी डी एंड डी ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी बी सी लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी डी, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे डी ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर आर 4 एंगल्स फॉर दिस क्वाड्रिलेटर। अब बोला जा रहा है 4 साइडेड फिगर है, 4 साइड्स हैं, तो 4 एंगल्स भी होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है दे आर गिवन बाय एंगल बी ए डी, एंगल ए डी सी, एंगल डी सी बी एंड डैश, यहाँ पर भी डैश दे के रखा है। एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर सेम क्या मिल जाएंगे हमें, 4 एंगल्स भी मिल जाएंगे, जिसे हम डायरेक्टली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी बोल सकते हैं, या फिर हमें और अच्छे से लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एंगल बी सी डी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एंगल सी डी ए। तो क्या मिल गए हमें, यहाँ पे 4 एंगल्स मिल गए। अब यहाँ पे बी ए डी, ए डी सी एंड डी सी भी देके रखा हुआ था, कौन सा मिसिंग है, एंगल ए बी सी मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए बी सी, ठीक है। एंड जो एंगल बनता है ना, वो मिड पॉइंट, मिड में जो देके रखा होता है ना लेटर, उस पर बनता है, जैसे कि ए बी सी एंड डी, ठीक है। आगे समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है बी डी इज वन डायगोनल, व्हाट इज द अदर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी डी क्या है, अगर हम बी डी की बात करते हैं, बी डी यहाँ पे एक डायगोनल है, तो पूछा जा रहा है दूसरी डायगोनल क्या होगी। तो डायगोनल की बात करें, मैंने आपको अच्छे से बताया था, 2 एडजेसेंट वर्टेक्स जो होते हैं उससे डायगोनल नहीं बनती, 2 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से डायगोनल बनती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बी की बात करें, उसका एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, साथ में ए है, एंड सी भी एडजेसेंट वर्टेक्स है, वो भी बी के। लेकिन डी की बात करें तो डी तो उसके साथ नहीं आता, डी उसका एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है डी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो ये दोनों जो है बी एंड डी एक दूसरे के नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो हमें लाइन मिली है उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ऐसे ही सेम ए और सी भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, जिन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो हमें दूसरा डायगोनल मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए सी। तो दूसरा पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा डायगोनल क्या होगा, यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगोनल्स, मेजर ऑल द एंगल्स ऑल्सो। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे
जो चारों साइड दे के रखी है उनको भी मेजर करना है, डायगोनल जो दे के रखे हैं उनको भी मेजर करना है, एंड जो एंगल्स दे के रखे हैं उनको भी मेजर करना है। तो ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। बुक में फिगर दे के रखा है, आप उसे मेजर करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें यहाँ पे डू दिस दे के रखा है। क्या बोला जा रहा है, यू हैव 2 सेट स्क्वायर्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया था, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 2 आपको सेट स्क्वायर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 1 इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 2 सेट स्क्वायर्स की बात हो रही है, तो उसमें जो एक सेट स्क्वायर रहता है वो रहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का। ठीक है, द अदर इज 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स। एंड जो दूसरा सेट स्क्वायर रहता है वो रहता है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री का। ठीक है, इतना आया समझ में? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे 2 टूल्स जो हैं आपको आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की, तो ये वाला अगर आप टूल देखोगे, ये क्या एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये बन जाएगा 30 डिग्री का, एंड ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, आया समझ में? तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेट स्क्वायर बोलेंगे। दूसरा जो सेट स्क्वायर है वो है ये। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री बोला गया है, तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, एंड ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, जो कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, एंड ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड कैन जॉइंटली डू दिस। यहाँ पर एक्टिविटी दे के रखी है। सबसे पहले बोला जा रहा है, बोथ ऑफ यू विल हैव अ पेयर ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स। बोला जा रहा है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एंड आपके फ्रेंड के ज्योमेट्री बॉक्स में ये सेट स्क्वायर्स तो होंगे ही। ठीक है, सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी आपके फ्रेंड के साथ परफॉर्म करनी है। आपको कौन सा सेट स्क्वायर लेना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला, मतलब ये वाला सेट स्क्वायर लेना है। ठीक है, प्लेस देम एज शोन इन द फिगर। एंड बोला जा रहा है कि आपको कैसे प्लेस करना है, बिल्कुल ऐसे प्लेस करना है जैसे कि फिगर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक सेट स्क्वायर जो है वो ऐसे रखा गया है। ठीक है, ऐसे कुछ रखा गया है सेट स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ऐसे रखा गया है। ठीक है, ये जो डायगोनल शेप आपको दिख रहा है कुछ ऐसे रखा गया है सेट स्क्वायर को, एंड उसके बाद दूसरे सेट स्क्वायर को भी सेम ऐसे ही रखना है। मतलब 2 सेट स्क्वायर को आप ज्वाइन करके रख दोगे, ये वाले सेट स्क्वायर को 60, 30 एंड 90 वाले। ठीक है, और जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा। एक आपको लगाना है, एक आपके फ्रेंड को लगाना है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, कैन यू नेम द क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइब। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ये है रेक्टेंगल। क्या है ये है रेक्टेंगल, जिसमें आप देख सकते हो ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, एंड सारे ही एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। सारे ही एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। हमें आंसर भी दे के रखा है। वन मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल यू कैन सी इज द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। वही चीज बोल के रखी है कि आप कैसे रेकग्नाइज कर पा रहे हो कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, यहाँ पर इक्वल है। व्हाट अदर प्रॉपर्टीज कैन यू फाइंड। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स हमें 90 डिग्री के दिख रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ यू यूज अ पेयर ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर यू गेट अनदर क्वाड्रिलेटरल दिस टाइम। बोला जा रहा है अब अगर आप सेम एक्टिविटी को दूसरे सेट स्क्वायर से परफॉर्म करोगे, मतलब 45 एंड 90 डिग्री वाले सेट स्क्वायर से परफॉर्म करोगे, इस टूल से परफॉर्म करोगे, एक आप रखोगे एक आपका फ्रेंड रखेगा, तो आपको कैसा फिगर मिल जाएगा, कैसा क्वाड्रिलेटर मिलेगा, ऐसा क्वाड्रिलेटर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 4 साइडेड फिगर, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम स्क्वायर बोलेंगे। आप देख सकते हो चारों ही जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की हैं एंड साथ में जो चारों ही एंगल्स हैं वो क्या बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 90 डिग्री के। ठीक है, आया समझ में? तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, इट इज अ स्क्वायर। ये क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है आर यू एबल टू सी दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या आप देख पा रहे हैं सारी ही साइड्स इक्वल लेंथ की है? तो बिल्कुल देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे 0 से लेकर 9 तक दे के रखा है, यहाँ पर जो स्केल दे के रखा है, यहाँ से आप नोटिस करोगे तो ये 9 तक दे के रखा है। ऐसे ही ये भी 9 तक दे के रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 तक दे के रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 9 तक दे के रखा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, फिर उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स एंड द डायगनल्स। आप इसके एंगल्स एंड डायगनल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, मतलब राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और डायगनल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 डायगनल्स मिल जाएंगी, एक ये डायगनल हो जाएगी, दूसरी एक ये डायगोनल हो जाएगी। ठीक है, और दोनों ही डायगोनल की जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो दोनों जो डायगोनल्स रहेंगी वो इक्वल लेंथ की रहेंगी। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ यू प्लेस अ पेयर ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स इन अ डिफरेंट पोजीशन यू गेट अ पैरेललोग्राम। बोला जा रहा है अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको डिफरेंट तरीके से यूज करना है। इस बार जो आप एंड आपका फ्रेंड इसकी पोजीशन रखेगा इस सेट स्क्वायर की, वो अलग तरीके से रखेगा। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अलग तरीके से रखा गया है एंड दूसरा अलग तरीके से रखा गया है। ठीक है, एक ऐसे रखा गया है एंड दूसरा भी सेम ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो जब हम ऐसे रख रहे हैं सेट स्क्वायर को, तो आप देख सकते हो पैरेललोग्राम यहाँ पे बन रहा है, अपोजिट साइड्स हमें यहाँ पे पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, डू यू नोटिस दैट द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोला जा रहा है कि आप नोटिस कर पा रहे हो अपोजिट साइड्स पैरेलल है? तो बिल्कुल नोटिस कर पा रहे हैं। आर द अपोजिट साइड्स इक्वल, तो क्या अपोजिट साइड्स इक्वल भी है? तो बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस। ठीक है, फिर बोला जा रहा है आर द डायगोनल्स इक्वल। क्या डायगोनल्स इक्वल होंगे? तो यहाँ पर एक डायगोनल क्या होगी, एक डायगोनल ये हो जाएगी एंड दूसरी डायगोनल ये हो जाएगी। क्या आपको इक्वल दिख रही है? बिल्कुल इक्वल नहीं होती पैरेललोग्राम की डायगोनल्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम नो लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ यू यूज 4 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स यू गेट अ रोम्बस। अब बोला जा रहा है अब आपको 4 ऐसे सेट स्क्वायर्स यूज करने हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस फिगर में 1 2 3 4 सेट स्क्वायर्स यूज हो रहे हैं, वो भी 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के। तो जब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन पा रहा है, यहाँ पर रोम्बस बन जा रहा है, जिसकी चारों साइड्स हमें क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी रहती है कि जो डायगोनल्स रहते हैं, जैसे कि ये एंड ये क्या है, 2 डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद
यहाँ पे क्या देके रखा है, इफ यू यूज सेवरल सेट स्क्वायर्स यू कैन बिल्ड अ शेप लाइक द वन गिवन हियर। क्या बोला जा रहा है, अगर आप अलग अलग सेट स्क्वायर्स का यूज करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा शेप मिल जाएगा। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 सेट स्क्वायर्स का यूज हो रहा है। ठीक है, आया समझ में। हियर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल, एंड यहाँ पर जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिला है, क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 साइड्स का यूज हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 साइडेड फिगर है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, हियर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या दिख रहा है, 2 साइड्स क्या है, पैरेलल है। आप देख सकते हो ये वाली साइड एंड ये वाली साइड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इक्वल नहीं है, सिर्फ पैरेलल है। पैरेलल एंड इक्वल में डिफरेंस होता है। ठीक है, आया समझ में। इक्वल मतलब इक्वल लेंथ की, पैरेलल मतलब बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो 2 साइड्स है वो पैरेलल है। ठीक है, लेकिन क्या ये 2 साइड्स पैरेलल है, बिल्कुल नहीं है। आगे जाके आप देखोगे मीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ हमें एक ही पेयर यहाँ पे मिल रहा है जो कि पैरेलल है। तो ये जो फिगर है किसका फिगर है, ये है ट्रेपेजियम का फिगर। किसका फिगर है, ट्रेपेजियम का। एंड ट्रेपेजियम में क्या रहता है, ओनली 1 पेयर ऑफ opposite sides is parallel। एक ही पेयर जो है वो हमें पैरेलल मिलता है अपोजिट साइड का। ये जो है अपोजिट साइड, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है एंड ये वाली जो लाइन सेगमेंट, दोनों अपोजिट भी हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, हेयर इज एन आउटलाइन समरी ऑफ योर पॉसिबल फाइंडिंग्स। अभी तक हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ लिया है उसका एक समरी यहाँ पे चार्ट देके रखा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले ये सब हमें क्वाड्रिलेटरल्स देके रखे हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, एंड ये अपोजिट साइड्स का देके रखा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है या इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है या नहीं है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है या नहीं है, डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है या नहीं करती। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम की तो पूरी इंफॉर्मेशन ही हमें यहाँ पे दे के रखी है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम के बारे में क्या बोला जा रहा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं क्या। तो पैरेललोग्राम की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपोजिट साइड्स रहती हैं बिल्कुल पैरेलल रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे यस आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी रहती हैं क्या। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की जो लेंथ रहती है वो भी इक्वल रहती है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है ऑल साइड्स इक्वल, क्या सारी ही साइड्स इक्वल रहती हैं। तो नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल जरूर रहेंगी लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं क्या। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है ना तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या है, अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल आएगा। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी क्या, अपोजिट एंगल, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या। तो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम में, तो ये एक डायगोनल बनता है, ये एक डायगोनल बन रहा है दूसरा, तो क्या आपको इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे नो आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि जो डायगोनल्स रहते हैं परपेंडिकुलर रहते हैं क्या, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा, तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होगा। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स रहते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं रहते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, नेक्स्ट बात हो रही है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में क्या पूछा जा रहा है, क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल का फिगर बना लेते हैं हम। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, क्या मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो मतलब अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। यहाँ पर हम यस लिख देंगे। ठीक है,
फिर अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं क्या, तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी रहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या आपको रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल दिख रही हैं, सारी साइड्स सिर्फ स्क्वायर में और रोम्बस में इक्वल रहती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, सारी साइड्स नहीं रहती, तो यहाँ पर क्या आ गया, नो आ गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल की बात करें तो ये और ये क्या है, अपोजिट एंगल, ये एंड ये क्या है, अपोजिट एंगल। आप देख सकते हो ये एंड ये भी 90 डिग्री का है, ये एंड ये भी 90 डिग्री का है, तो मतलब बिल्कुल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस, ठीक है। फिर उसके बाद डायगनल्स आर इक्वल, तो क्या यहाँ पे जो रेक्टेंगल की डायगनल्स रहती हैं वो इक्वल रहती हैं क्या, तो एक डायगनल ये हो गया, दूसरा ये, तो आपको जो रेक्टेंगल की डायगनल्स मिलेंगी बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट की मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायगनल्स के लिए, यस आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल की डायगनल्स क्या परपेंडिकुलर होती हैं क्या, तो यहाँ पर डायगनल्स की बात करें तो जहाँ पे क्रॉस हो रहा है क्या ये परपेंडिकुलर आएगा, 90 डिग्री का आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी बना देंगे, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं स्क्वायर की, तो बिल्कुल अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, आपको दिख भी रहा होगा, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है मतलब पैरेलल है, तो यहाँ पर यस लिख देंगे। फिर पूछा जा रहा है अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं क्या, तो अपोजिट साइड से इक्वल भी रहती हैं, स्क्वायर में तो वैसे भी सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। फिर पूछा जा रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे हम यस लिख देंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये दो अपोजिट एंगल 90 डिग्री के हैं, ये दो अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री के हैं, बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। फिर क्या बोला जा रहा है, डायगनल्स आर इक्वल, क्या यहाँ पे डायगनल्स इक्वल रहते हैं, तो अगर हम स्क्वायर के डायगनल्स ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल स्क्वायर के डायगनल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर अगेन हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर क्या बोला जा रहा है, रोम्बस। अब बात किसकी हो रही है, रोम्बस की, रोम्बस की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, रोम्बस ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्या किया, ये हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया। अब पूछा जा रहा है अपोजिट साइड्स पैरेलल रहती हैं क्या, तो आप देख पाएंगे अपोजिट साइड्स बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं हो रही, मतलब पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। फिर उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो इक्वल भी होंगे, क्योंकि वैसे भी रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। फिर उसके बाद ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, तो यहाँ पर अगेन क्या आया हुआ है, यस ही आया हुआ है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है क्या डायगनल्स इक्वल रहते हैं क्या, तो अगर हम यहाँ पे डायगनल्स ड्रॉ करेंगे, ये एक डायगनल हो गया, ये दूसरा डायगनल हो गया, तो आप देख पाएंगे कि दोनों की लेंथ हमें इक्वल नहीं लग रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे कि नहीं, रोम्बस के जो डायगनल्स रहते हैं वो इक्वल नहीं रहते। फिर पूछा जा रहा है क्या डायगनल्स परपेंडिकुलर रहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल डायगनल्स जो है वो राइट एंगल रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद ट्रपेजियम की बात हो रही है, क्या ट्रपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रपेजियम का फिगर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, ट्रपेजियम का फिगर ड्रॉ कर दिया।
अब बोला जा रहा है अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं क्या? अपोजिट साइड का सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल रहता है, ये और ये आप देख सकते हैं पैरेलल है। क्या ये और ये पैरेलल दिख रहे हैं? बिल्कुल पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये जो लाइंस है एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो एक ही पेयर अपोजिट साइड का हमें पैरेलल मिल रहा है, दूसरा पैरेलल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सारी ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी क्या? तो बिल्कुल देख के समझ पा रहे हैं हम, ये आपको इक्वल दिख रही है क्या अपोजिट साइड? ये और ये अपोजिट है, क्या इक्वल है? नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी पॉसिबल नहीं, आप देख सकते हो सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है अपोजिट एंगल्स इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं क्या वो इक्वल रहेंगे? तो यहाँ पर ये एक अपोजिट एंगल हो गया, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये भी अपोजिट एंगल है, कहीं से कहीं तक आपको इक्वल दिख रहा है। इसी से समझ जाओ ये 90 डिग्री का है, ये उसका अपोजिट एंगल क्या 90 डिग्री का बना हुआ है? नहीं, ऑब्ट्यूज बना हुआ है, 90 डिग्री से ज्यादा का बना हुआ है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नो, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, तो डायगोनल्स इक्वल रहते हैं क्या? तो यहाँ पर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। क्या आपको इक्वल दिख रहे हैं डायगोनल्स? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो। फिर पूछा जा रहा है डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अगेन नो लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? तो ये थी हमारी समरी, वो भी सारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 5.7 दे के रखी है। एक्सरसाइज 5.7 में क्या बोला जा रहा है, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। बहुत सिंपल है। क्या बोला जा रहा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। क्या जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स रहते हैं उनकी लेंथ इक्वल रहती है? बिल्कुल रहती है, जस्ट अभी समरी में मैंने बताया, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स रहते हैं स्क्वायर के, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ट्रू। देन उसके बाद द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। तो हमने जस्ट अभी क्या देखा कि अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर पैरेलल रहता है, दूसरा नहीं रहता, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, गिव रीजन, हमें रीजन देना है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। हम रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो इसका रीजन बताना है। A parallelogram with each angle of 90 degree is said to be a rectangle। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब राइट एंगल होगा, तो उसे हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या दे दिया, रीजन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं क्या? तो रोम्बस एंड स्क्वायर की बात करें, हमें ये तो पता ही है, मतलब दोनों की ही सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। बस फर्क इतना रहता है कि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं एंड रोम्बस में 90 डिग्री के नहीं रहते। तो हम यहाँ पर रीजन क्या दे सकते हैं, अ रोम्बस
with each angle of 90 degree is said to be a square। ठीक है, एक ऐसा रोम्बस जिसके सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री के हो जाए तो हम उसे स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो ये भी हमने क्या लिख दिया, रीजन लिख दिया। फिर थर्ड हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अ पैरेललोग्राम having all its sides equal and angles equal to 90 degree is said to be a square। तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोल देंगे। ठीक है, एक रीजन हमने ये लिख दिया कि पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हो तो हम उसे स्क्वायर बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, opposite sides of a square are parallel, so it is a पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड स्क्वायर के क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, इसलिए स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही रीजन बिल्कुल सही है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हमें अगेन यहाँ पे पॉलीगॉन के बारे में देके रखा है। जस्ट अभी हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले ही, पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या देके रखा है, सो फार यू स्टडीड पॉलीगॉन ऑफ 3 और 4 साइड्स। वैसे आपने 3 साइडेड एंड 4 साइडेड फिगर पॉलीगॉन पढ़ लिया है। ठीक है, 3 साइडेड पॉलीगॉन की बात करें, 3 साइडेड फिगर क्या रहता है, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा ट्राइंगल। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर की, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा क्वाड्री लेटरल। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सो फार यू स्टडीड पॉलीगॉन्स ऑफ 3 और 4 साइड्स नोन एज ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वी नाउ ट्राई टू एक्सटेंड द आइडिया ऑफ पॉलीगॉन टू फिगर्स विद मोर नंबर ऑफ साइड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 3 साइडेड फिगर जो पॉलीगॉन होता है उसे ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइडेड फिगर जो कि अगेन पॉलीगॉन होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर, 7 साइडेड फिगर देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, वी में क्लासीफाई पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइड्स। हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करते हुए। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, सबसे पहले तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है, नंबर ऑफ साइड्स दे के रखे हैं, यहाँ पर पॉलीगॉन्स के नाम दे के रखे हैं एंड यहाँ पर उनके फिगर दे के रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो ट्राइंगल बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही है, ट्राइंगल बनता है एंड ये क्या है 1 2 3, इसमें इस फिगर में 3 साइड से ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, फिर अगर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, तो पॉलीगॉन कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। आप देख सकते हो ये जो फिगर है पॉलीगॉन जो बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल का है, 4 साइडेड फिगर है। ठीक है, फिर अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो जो पॉलीगॉन बनेगा उसका नाम क्या होगा, पेंटागन होगा। एंड यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हो जिसमें 5 साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आए समझ में। चलिए फिर उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस पॉलीगॉन को हम बोलेंगे हेक्सागन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 साइड्स यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, फिर अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑक्टागन। एंड इस फिगर में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमने क्या किया, साइड्स को देखते हुए पॉलीगॉन को नाम दे दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, यू कैन फाइंड मैनी ऑफ दी शेप्स इन एवरीडे लाइफ। बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में इन सब शेप्स को देखते ही होंगे। ठीक है, विंडोज को देख लो, रेक्टेंगल शेप में होती है, डिपेंड करता है, स्क्वायर शेप्स की भी होती है, वैसे तो रेक्टेंगल की ही मैक्सिमम हमें दिखती है। ठीक है, डोर्स की बात कर लो वो भी रेक्टेंगल शेप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिन्हें हम बोल सकते हैं। वॉल्स की बात करो तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, बट बेसिकली रेक्टेंगल शेप का होता है। अलमीरा भी रेक्टेंगल शेप का होता है, ब्लैक बोर्ड भी आपने देखा होगा रेक्टेंगल शेप का, स्क्वायर का भी मिल जाता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रेक्टेंगल शेप का ही होता है। नोटबुक्स आप देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सब रेक्टेंगुलर इन शेप्स है। ठीक है, फ्लोर टाइल्स है रेक्टेंगल्स, ऐसे हम बात करें फ्लोर टाइल्स की तो वो भी रेक्टेंगल शेप के ही होते हैं। The sturdy nature of a triangle make it the most useful shape in engineering construction। क्या बोला जा रहा है, अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो ये जो है वो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, आया समझ में, वो कैसे तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन जा रही है। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा, आपने ट्रेन पे ट्रैवल करते वक्त देखा ही होगा, ऐसे ट्राइंगल शेप के बने रहते हैं। तो ये इंजीनियरिंग में ये जो ट्राइंगल शेप्स है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। द ट्राइंगल फाइंड्स एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये हेल्पफुल रहते हैं ट्राइंगल शेप्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब बी नोज द यूजफुलनेस ऑफ अ हेक्सागोनल शेप इन बिल्डिंग इट्स हाउस। जो बी रहती है वो जब अपना हाउस बनाती है तो किस शेप में बनाती है, हेक्सागोनल शेप में बनाती है। आप देख सकते हो 6 साइड्स यहाँ पे दिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइडेड फिगर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, लुक अराउंड एंड सी वेयर यू कैन फाइंड ऑल दी शेप्स। आपको क्या करना है, अपने आसपास देखना है एंड इन शेप्स को रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ कहाँ आप इन शेप्स को देख पाते हो। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.8। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट, से व्हाई। हमें क्या करना है, इन फिगर में से एग्जामिन करना है कि कौन सा पॉलीगॉन है। ठीक है, एंड जो नहीं है तो हमें बताना है क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें, आप देख पाओगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, अलग है। अब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग है तो ये मतलब क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लोज्ड फिगर नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होगा। सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है तो ऑफकोर्स पॉलीगॉन भी नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलीगॉन होता है वो सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पहले की अगर हम बात करें पहले फिगर की, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। ये क्या है, पॉलीगॉन नहीं है।
बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। तो आप देख सकते हो यहीं पर आकर हम खत्म कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। साथ में लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, मतलब ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है क्योंकि इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम है एंड हमें क्लोज्ड फिगर तो दिख रहा है एंड लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगॉन होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम टिक कर देंगे कि ये पॉलीगॉन है। फिर अगर आप इस फिगर को देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा खुद से, तो मतलब ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है। लेकिन फिर भी ये पॉलीगॉन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। एंड पॉलीगॉन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि जो सिंपल क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज not a polygon because it is not made up of line segments। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए देन उसके बाद इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे भी हम पॉलीगॉन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, भले ही ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट भी सेम है एंड इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये पॉलीगॉन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट तो दिख रही है लेकिन तीसरा क्या बना हुआ है, कर्व बना हुआ है, तीसरी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी हम सेम रीजन डाल सकते हैं इस डी पॉइंट पे भी कि इट इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन थर्ड क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब ये रेगुलर वर्ड आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स एंड एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। ठीक है, अब हेक्सागोन की बात हो रही है, हेक्सागोन में हमें पता है 6 साइड्स रहते हैं, 6 एंगल्स रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हेक्सागोन जिसके 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स इक्वल है उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है, वो भी रेगुलर हेक्सागोन का। एंड उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ अ ट्राइंगल। हमें क्या करना है कि कोई भी 3 वर्टिसेस उठानी है हेक्सागोन की एंड ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्सागोन शेप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या बना दिया, हेक्सागोन शेप बना दिया, 6 साइड्स आपको दिख रहे हैं एंड 6 इक्वल साइड्स बना दिए। एंड कोई भी 3 वर्टिसेस लेनी है, मैंने ये वाली ले ली, ये वाली ले ली एंड ये वाली ले ली। ठीक है, यहाँ पर 2 ही लाइन बन पा रही है तो हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, कोई और वर्टिस लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ और वर्टिस ले लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ले लो, देन उसके बाद ये पॉइंट ले लो एंड देन उसके बाद ये पॉइंट ले लो। 3 वर्टिस ले ली एंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। 3 वर्टिस से हमने क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हम सेम क्या कर सकते हैं, ये वर्टेक्स ले सकते हैं, ये वर्टेक्स ले सकते हैं, ये वर्टेक्स भी ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया,
इसको ज्वाइन कर दिया, अगेन क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। अब बोला जा रहा है जो भी ट्राइंगल आपने ड्रॉ करा है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हम जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन में सारी साइड्स सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो उनकी कोई भी 3 वर्टिसेस उठा के जो हम ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, मतलब उसकी सारी साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, A diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon। क्या बोला जा रहा है कि डायगोनल क्या रहती है, लाइन सेगमेंट ही रहती है जो किसी भी पॉलीगॉन के दो साइड्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो साइड नहीं होती। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन। रफ स्केच ड्रॉ करना है, वो भी पेंटागन का, एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, एंड उसके डायगोनल्स भी ड्रॉ करने हैं। अगर हम बात करते हैं पेंटागन की, वो क्या रहता है, 5 साइडेड फिगर, हमें अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने बना दिया 5 साइडेड फिगर। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल जो है वो साइड्स नहीं रहती हैं, एंड डायगोनल की एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके ही डायगोनल्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, ये एंड ये क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। ये एंड ये भी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिस, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ये एंड ये भी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिस, ये भी ज्वाइन हो जाएंगी। ये एंड ये क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिस, ये भी ज्वाइन हो जाएंगी। ये एंड ये भी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिस, ये भी ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। कितने डायगोनल्स बने हैं, 1 2 3 4, कितने दिख रहे हैं हमें, अगेन देख लेते हैं, 1 2 3 4, 5 बनने चाहिए, 4 कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? चलिए, यहाँ पर 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, एंड ये 5 भी है, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये 5 भी बना हुआ है। ठीक है, 5 हमने क्या किए हैं, यहाँ पे डायगोनल्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, ऐसा फिगर हमें बनाना था, हमने बिल्कुल बना लिया है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। दैट मीन्स कि हमने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बचे हुए हमने एक्सरसाइजेस, चारों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पार्ट 1 भी देखना है, पार्ट 2 भी देखना है। दोनों वीडियोज अच्छी लगे तो दोनों वीडियोज को लाइक और कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, पार्ट 1 देखने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।